नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। बिहारी समर में चौसर बिछ गई है, लेकिन सीटों के बंटवारे का पेच हर गठबंधन में फंसा है। कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी मुखिया चिराग पासवान को भाजपा ने मना लिया है, पर अभी भी तस्वीर धुंधली ही दिखाई दे रही है। जदयू ने दबाव बनाते हुए पहले ही साफ कर दिया है कि 90 सीटों से कम मंजूर नहीं है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी भी 15 सीटों से कम में पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे इतर महागठबंधन में भी हलचल और मोलभाव शबाब पर है। कांग्रेस मौन है, पर तमाशा देकर आहत जरूर महसूस कर रही है, क्योंकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीटों के बंटवारे से पहले ही खुद के डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। ऐसे में आग दोनों तरफ लगी हुई है। आखिर में सीट शेयरिंग क्या तय होगी, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। पर जनसुराज ने 51 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दोनों गठबंधनों की नींद में खलल जरूर डाल दिया है। बिहार के इसी चुनावी हलचल पर एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में पटना से कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह जी जुड़ गए हैं। उनको काउंटर भाजपा के युवा नेता और प्रवक्ता राहुल आनंद जी देंगे। साथ ही बिहारी दंगल का सटीक विश्लेषण और राजनीतिक विश्लेषण, ये आप कह लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार राजवीर सिंह जी करेंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले एक संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है, लेकिन एनडीए में तनाव बरकरार है। इसकी वजह है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। फिलहाल चिराग पासवान ज्यादा नाराज लग रहे हैं। सीट शेयरिंग पर शायद बात नहीं बन पा रही है। मीडिया से बातचीत में भी चिराग नाराजगी के सवाल पर बचते दिखे और केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारियों का हवाला देकर वहां से निकल गए। बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। चिराग पासवान से मुलाकात करने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उनके घर पहुंचे थे। उनकी मां से मुलाकात के बाद नित्यानंद ने सफाई दी और कहा कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में हैं, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। चिराग नाराज बैठे हुए हैं। कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? नित्यानंद राय का चिराग के घर जाना ही ये बताता है कि नाराजगी तो है, नहीं तो अचानक ये मुलाकातें आखिर क्यों होने लगी। बहरहाल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि दोनों को बीजेपी कितनी सीटें देती है। राहुल जी, आपको क्योंकि जल्दी जाना है, मैं आपसे ही थोड़ा सा शुरू करना चाह रहा था। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक नहीं है क्या, या फिर बार्गेन की नीति बनाई जा रही है, चाहे वो मांझी की तरफ से हो चाहे चिराग पासवान की तरफ से? जी प्लीज कैरी ऑन। जी राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो संकल्प है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है और जनता के बीच में है और हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो एक स्वाभाविक रूप देखने को मिल रहा है गठबंधन के अंदर, जिसको लेकर तानातानी कहा जा सकता है आम भाषा में, और अब लेकिन ये एक व्यवहारिक सामान्य सा व्यवहार है गठबंधन के साथियों को रूट कर मनाने का और बातों को बताने का। यहाँ जो चिराग पासवान जी को लेकर जो कयासा लगाई जा रही है, तो इस चीज के लिए आपको यकीनन भरोसे के साथ इस चीज को याद दिला दे कि पूर्व में भी अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जी ने चीजों को लेकर जो बातें की थी तो उसका सम्मान किया गया था और सम्मान के तहत उनको लोकसभा दी गई थी और उसमें वो राजी भी हुए थे और जीतकर एनडीए के समर्थक और हनुमान के भूमिका में साबित भी हुए थे। अभी जो कयासे लगाई जा रही है चिराग पासवान जी को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, तो ये बड़ा ही क्लियर था कि जो नरेंद्र मोदी जी के जो विजन और मिशन है और नीतीश कुमार जी को जो मुख्यमंत्री बनाने का जो विजन है हमारा, वो इसके पीछे का एक ही तात्पर्य है कि हमें बिहार को मुख्य धारा से जोड़ना है और एक समान सा जो व्यवहार होता है, अगर आप देखेंगे कि केंद्र से लेकर राज्य तक के व्यवहार में, तो कभी आपको परिवर्तन नहीं आया। हमारे एनडीए के लोग अलग सीटें लेकर लड़ने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में ही इस बात कह रहे हैं कि परिवार का जो मुखिया होता है, इसका दायित्व बनता है कि आप अपने लोगों के बीच में सम्मान पूर्वक सीटें दें। मांझी जी की बात करें अगर, तो मांझी जी की भी यूएसपी हम लोगों ने देख लिया था कि जब महागठबंधन की जब सरकार रही थी तो उस समय मांझी जी को मुख्य
देने का दावेदारी पेश करने के लिए आरजेडी की तरफ से उनके ऊपर एक सगुफा फेंका गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने बड़ा त्याग करते हुए विकास की विचारधारा को चुना और जंगल राज की तरफ अपने को अग्रणीय होने से बचने का एक कड़ा संदेश दिया। ठीक उसी प्रकार अगर बात करें चिराग पासवान जी के भी संदर्भ में, तो चिराग पासवान जी ऊर्जावान व्यक्ति हैं और उनका नेतृत्व तो बिहार के अंदर अक्सर वो बिहारी फर्स्ट की बातें करते रहते हैं। तो वहां अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जी ने बिहार को एक दिशा देने का जो एक परिसंकल्प किया है और जो विजन तैयार किया था, उसके तहत उनको सम्मानजनक सीटें अवश्य मिलेगी। ये अभी या कल तक ये क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बात आपको और मैं राजेश जी बता देना चाहूंगा कि जहां एनडीए में लगभग सारी चीजें समान दिखने का प्रयास कर रहा है, वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में लोग डिप्टी सीएम एक दूसरे के लिए बांट रहे हैं। यानी कि ज्ञात सूत्रों के अनुसार, और ये पब्लिक डोमेन में बातें आ गई है कि महागठबंधन को अब 3 डिप्टी सीएम बनाने पड़ेंगे। एक सन ऑफ मला जो स्वयं इस बात को कहते हैं, हालांकि वो इस चीज को भूल रहे हैं कि उनको सबसे पहले किसी ने अगर सम्मान देने का काम किया था तो वो एनडीए की सरकार ने किया था। एनडीए में ने ही उनको मंत्री बनाया था और एनडीए ने ही उनको पहचान दिलाई थी। और कांग्रेस को अगर बात करें, कांग्रेस को, तो कांग्रेस अभी भी महागठबंधन के अंदर जो उनके साथी है, मजबूत स्तंभ है तेजस्वी यादव जी, उनसे दूरी बना के रखी हुई है। उसके पीछे का तात्पर्य यह है कि कल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव जी बार बार इस बात को कह रहे थे कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो आप देखिएगा, और उस बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे। वहां कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी। यानी कि कांग्रेस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, इस बात की पुष्टि कर दी है कांग्रेस ने कि हम उनके साथ हैं, लेकिन वो हमारे गठबंधन के चेहरे नहीं हैं। ये बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस ने। तभी तो वो हर घर जो नौकरी देने की बातें कर रहे थे, वो एक चीज जो एक सामान्य साथ है, एक टेक्निकल बात है। अगर सर्वे के अनुसार अगर बात कर ले तो पूरे बिहार में 2,97,00,000 परिवार है। क्या ये संभव है कि हर परिवार को एक एक नौकरी दे देना? क्या यह संभव है कि हर परिवार में एक एक नौकरी दे देना? अगर आंकड़े की बात करें केंद्र सरकार की, तो लगभग 47 लाख केंद्र सरकार के पास एम्प्लॉय हैं और तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम 2,97,00,000 का एम्प्लॉय दे देंगे। ये किस पिच पे ये खेलने का प्रयास कर रहे हैं, शायद आरजेडी के भी लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं की है, ओवरऑल अगर जो असेसमेंट हम लोगों की तरफ से हुआ है, 26 लाख केवल नौकरियां हैं बिहार सरकार में। तो अब 26 लाख नौकरियों में 3 करोड़ कैसे बढ़ जाएंगी, ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल चीज़ें हो गई हैं। वो कैसे घोषणाएं कर रहे हैं, क्या कोई होमवर्क करके कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये उनका विषय है। लेकिन जग हंसाई जरूर हो रही है इस नौकरी बांटने के वायदे पर। तो मैं चंद्रभूषण जी से भी आपका सवाल काउंटर ले लेता हूं। चंद्रभूषण जी, महागठबंधन में क्या गठबंधन धर्म निभाया नहीं जा रहा है क्या? सहनी ने जिस तरह से डिप्टी सीएम का ऐलान किया है, कांग्रेस बहुत असहज सी हो गई है। कांग्रेस को क्या लगता है कि राहुल जी ने इतनी मेहनत की और सब कुछ किया है, तो ये क्या तेजस्वी यादव और सहनी साहब बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देना चाह रहे हैं क्या कांग्रेस को? चंद्रभूषण जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे अपने डिबेट में बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले तो राहुल भाई का इस बात से स्टार्ट करता हूं कि मुकेश सहनी को बीजेपी ने बहुत सम्मान दिया। मुकेश सहनी के ही सारे विधायक को जो है बीजेपी खरीद लिया। मुकेश सहनी खुद भी उस दिन मौर्या होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, उपराष्ट्रपति चुनाव के टाइम जब हमारे कैंडिडेट आए थे, कि हमारे पास तो कोई एक भी एमएलए है ही नहीं, हमारा तो सारा एमएलए भाजपा वाला चोरी कर लिया। तो वैसा आप हमको मर्सिडीज दीजिए, फिर मेरा मर्सिडीज भी छीन लीजिए, ऐसा क्या मेरा सम्मान कीजिएगा? या तो हमको नहीं दीजिए, हमको दे के मेरा सारा कुछ चोरी ही करवा दीजिएगा। पहला बात। और दूसरा बात ये है कि ये लोग कहते हैं हनुमान जी और जो चिराग पासवान के बारे में, 5 दिन से धर्मेंद्र प्रधान लगातार पीछे पड़े हुए हैं। 40 सीट से कम तो बिल्कुल रेडी नहीं थे। आखिर में बोला गया कि आपको 25 सीट देंगे और फिर आपको राज्यसभा का मेंबर देंगे। बात क्या, देखिए हम लोग का अपना महागठबंधन है, हम लोग बहुत मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा अपना एक मैनिफेस्टो है। मैं कई बार आपके चैनल पे ये चीज रिपीट कर चुका हूं, मैं मैनिफेस्टो नहीं रिपीट करना चाहता क्योंकि अलायंस में क्या है, कल भी अध्यक्ष जी ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था कि चिराग पासवान के ही कुछ पार्टी, जाहिर सी बात है, देखिए चिराग पासवान जी का तो बिहार का तो पार्टी है, 243 सीट है यहाँ पे, तो हर जिला में हर लोग में कुछ तो कुछ कैंडिडेट होंगे। अध्यक्ष जी ने खुद कहा कि चिराग पासवान के पार्टी के कई लोग हमारे पार्टी में आना चाह रहे हैं, जिसमें कुछ अच्छे कैंडिडेट भी हैं, उसी के थोड़ा हम कॉम्बिनेशन में बने हैं।
बाकी हमारा अलायंस बहुत ही सुदृढ़ता के साथ, बहुत ही सटीकता के साथ हमारे मैक्सिमम सीट फाइनल हो गई है। कुछ सीट्स पे 2 आउट ऑफ 2 1 को सेलेक्ट करना है, वो भी कुछ दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो हमारा अलायंस बिल्कुल मजबूती के साथ है। और मैं आपको बता दूं, जब राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जो हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला था, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 2020 में भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब हम जितने मजबूत हैं, या अब हमारा कैडर एक दूसरे को जितने अच्छे से समझता है, वो पहले नहीं था। क्योंकि इस बार जब यात्रा हुई, सब लोग मिले, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे राजद के कार्यकर्ता हो, चाहे माले के कार्यकर्ता हो, सारे लोग थे, सब लोग मिले और बहुत, तभी तो हमारा यात्रा इतना सफल रहा है। अगर किसी एक पार्टी, अगर बाय द वे हमारा कांग्रेस का भी यात्रा होता, हम उसको सफल, अरे राहुल जी तो अकेले चलते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा कर लेते, उसको हटा दीजिए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, सभी पार्टी के लोग आए, लोग तन मन से जुड़े, तभी तो हमारा यात्रा इतना सक्सेसफुल रहा। तभी तो इसको 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखे। कहने का मतलब अलायंस का मैक्सिमम चीज फाइनल हो गया है, बस कुछ सीटों पे हमारा है, वो 1-2 दिन में सब कुछ आ जाए। और ऐसा नहीं कि हम कोई सीट मांग रहे हैं, हम लोग सीट बंटवारा कर रहे हैं, हमको जो चाहिए हम जैसे भाई लोग आपस में बैठ के करते हैं, हमारा वही पॉलिसी है। जहां तक बात रहा बीजेपी का, तो ये लोग तो खुद ही इस बात में है कि तो नीतीश कुमार को क्या दें और चिराग पासवान जी को क्या दें। कभी आप चिराग पासवान का स्टेटमेंट सुनते हैं तो एक दिन जीतनराम मांझी ट्वीट करके जो है फिर पूरा दिन भर के लिए गायब हो जाते हैं। वहां तो इतना माथा पच्ची कि खुद उनको धर्मेंद्र प्रधान की हालत खराब है, सबको मैनेज कर रहे हैं। चलिए, मैं चंद्रभूषण जी आपके पास आता हूं। राजवीर जी, ओपनिंग रिमार्क्स आपका चाह रहे हैं, क्या आप जो आप देख रहे हैं, दोनों गठबंधनों में आग लगी है या ये फिर कुछ बार्गेन पॉलिसी है, दोनों तरफ से ये की जा रही होगी, चाहे वो तेजस्वी को सामने फेस करना हो, सहनी को या और तमाम लोगों को? कांग्रेस क्या बार्गेन कर रही है? क्या इधर चिराग पासवान और मांझी बार्गेन कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है वो भी बार्गेन कर रहे हो। आपको क्या लगता है, ये गठबंधन की गांठ जो है वो थोड़ी ढीली हो गई है या केवल बार्गेन टैक्टिस है ये? फिर उसके बाद राहुल जी के पास जाएंगे। जी देखिए राजेश जी, सीधी सी बात है, जब गठबंधन कोई भी हो, सीटों के बंटवारे पर झगड़ा होता है। लेकिन इतना झगड़ा पहली बार देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ जंग जैसी स्थिति है। जी जी, स्थिति यह है कि एनडीए में चिराग पासवान को, जिसको राहुल जी बता रहे हैं हनुमान, उस हनुमान को ढूंढना पड़ रहा है चिराग लेके। इनके नेता प्रधान लेके नित्यानंद राय जी इनको ढूंढने के लिए बार बार इनके घर जाते हैं, इनको मनाने के लिए घर जाते हैं और वो मानने को तैयार नहीं है। जी। आज भी जब चिराग जी से बात हुई तो उन्होंने ये बताया नहीं कि किन सीटों पर बात हो रही, क्या हो रहा है, ये जरूर कहा जो हमेशा कहते रहते हैं सब ठीक चल रहा है, बात ठीक चल रही है। तो ठीक तो नहीं चल रहा है, अंततः सीट का बंटवारा होगी ही, चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन ठीक दोनों तरफ नहीं चल रहा है। मांझी जी ने तो यहाँ तक कह दिया 15 सीटें नहीं मिलेगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक बात है। और लगभग चिराग जी की तरफ से भी यही जो अंदर बैठकें होती है तो उनका बयान या उनकी बात यही होती है। तो स्थितियां ठीक नहीं है। अगर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां सीटों को लेकर भी कांग्रेस और बड़े दलों को, मतलब कांग्रेस और आरजेडी के बीच रस्साकसी है। आरजेडी नहीं चाहती क्योंकि कांग्रेस उतनी हो सकता है जिताऊ सीटें ना हो कांग्रेस के पास, तो इसलिए आरजेडी नहीं चाहती। और वहां सबसे बड़ा विवाद जिसको बार बार एनडीए भी तंज कर रहा है, सीएम चेहरे को लेकर है। आरजेडी ने प्रस्ताव पास करके तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बता दिया है। 3 डिप्टी सीएम घोषित कर दिए हैं। तीनों कांग्रेस, आरजेडी और सैनी की तरफ से एक सैनी को बना दिया है, क्योंकि सैनी लगातार अपने को डिप्टी सीएम घोषित कर रहे थे। तो कांग्रेस को इस पे क्या झिझक है, जबकि महागठबंधन के सारे घटक दलों ने एक तरह से तेजस्वी को सीएम मान लिया है और सबने कह दिया है कि हमारे चेहरा है। तो वहां भी दिक्कतें हैं और यहाँ भी दिक्कतें हैं। और आज जब वहां नामांकन शुरू, अभी तक दोनों तरफ से सीट के बंटवारे का स्थिति साफ नहीं है और हमको लगता है अभी 2 से 3 दिन और लग जाएगा दोनों को सीट से घोषणा करने का। जी ठीक बात है। मैं राहुल जी के पास जाना था। राहुल जी, नहीं जो जिस तरह की बातें हो रही हैं,
कहीं कहीं आपको लगता है कांग्रेस को असहजता हो रही है क्या? क्योंकि बहुत सारी एक जानकारी ये हुई कि कोर जो टीम है कांग्रेस की वो आपात बैठक बुलाकर मंथन कर रही है कि हम अब किस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ें, क्या किस तरह की लाइन ऑफ एक्शन हम लें, तमाम सारी चीजें उनके मंथन में चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि मुश्किल सबब है क्या आपके लिए? ये मुश्किल सबब वाली कोई बात नहीं है। आज भी अखिलेश सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें उन्होंने कहा कि कल रात भी तेजस्वी यादव जी से बात हुआ है, अशोक गहलोत जी का। अगर हमारा कुछ सेक्रेट मीटिंग होता तो फिर कल रात को, और अशोक गहलोत जी ने कहा भी कि इस बार तो हम लोग नहीं मिल पाए, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम लोग लालू यादव से मिलने जाएंगे। जब कल रात को है अशोक गहलोत जी का, जो कि हमारे एआईसीसी ऑब्जर्वर है बिहार के, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, और तो कहने का मतलब जब अशोक गहलोत जी का कल रात बात हुआ, जब चिराग पासवान तेजस्वी यादव जी से, इसका साफ मतलब है ये चीज कि हम लोग जो है किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग अपने अलायंस में हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए मैक्सिमम सीट्स पे सब कुछ फाइनलाइज है, कुछ सीट पे कंफ्यूजन है क्योंकि दूसरे पार्टी के कुछ लोग आने वाले हैं, प्लस हमको वीआईपी को अकोमोडेट करना है, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे क्योंकि 20 साल बाद अब हमें सरकार को बदलना है। वैसी सरकार जो बस नाम से दिखते नीतीश कुमार है, हम लोग सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी अब फुली फंक्शनल नहीं है। एक उनका एज हुआ, मुखौटे में जो है उनके सम्राट चौधरी सरकार चला रहे थे, और आज तक इतिहास की भ्रष्टम सरकार है ये। कभी इसके अध्यक्ष पे, बीजेपी के अध्यक्ष पे ये लगता है कि उन्होंने कॉलेज को हड़प लिया। सम्राट चौधरी खुद ये नहीं बता पाते कि 10वीं क्लास कौन से क्लास में पास किए। बताइए कितना छोटा सा बात है, एक बार बता देना कि आप 10th कब पास किए, 12th क्या पास किए। बार बार मैंने यहाँ से पीएफसी कर लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। मतलब देखिए, अगर आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, आप इतना बड़ा जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, आप 13 करोड़ बिहारी के उप मुख्यमंत्री है, और ये सब बेसिक चीज अगर आपने जनता से झूठ बोल रखा है। बात क्या है ना, प्राइम मिनिस्टर से ही हम लोग फॉलो करते नहीं, कहते हैं वी ऑलवेज फॉलो द स्टेप्स, वही वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर का डिग्री यहाँ पे क्लियर नहीं है, कभी इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जबकि उनका खुद उन्होंने पब्लिक में ये चीज कहा है कि मैंने कोई पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा किया नहीं। नरेंद्र मोदी का ये पब्लिक में भाषण है जी। मेरा ये मानना है कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बात जहां तक सीएम डिप्टी सीएम का, फेस का कोई बात नहीं है। राहुल जी से जब पूछा गया था तो उन्होंने खुल के ये मना कर दिया था, क्योंकि देखिए हम लोग अगर हम बात करते हैं कि फेस पे, हम ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हम चाहते हैं कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के सामने हम सारे बात लेकर जा चुके हैं, इसी मुद्दे पे हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। चंद्रभूषण जी, एक सवाल जो बिहार की जनता जानना चाह रही है कि महागठबंधन को पूरा चुनाव लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और उधर अगर देखा जाए तो कभी नीतीश कुमार जी लीड करते थे पूरे इलेक्शन को, लेकिन इस बार भाजपा लीड कर रही है। ऐसा बिल्कुल जो प्राइमा फेसी दिख रहा है पब्लिक में, वो दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पीछे के तरफ है या पर्दे के पीछे रहकर ही सब कुछ करेगी, तेजस्वी ही आगे आगे करेंगे क्या? नहीं राजेश जी, इसमें पर्दे के पीछे रहने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग का अलायंस है, हम लोग ने यात्रा भी किया था। देखिए महागठबंधन जब बना तो हम लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर लड़ रहे हैं, नेक ऑन नेक लड़ रहे हैं। इसमें ये कोई बात नहीं कि कोई बैक में रह के चुनाव लड़ेगा। सिंपल बात है, आप कितने सीट पे लड़ रहे हैं, हम कितने सीट पे लड़ रहे हैं। जहां भी हम लड़ रहे हैं हमारे सारे कार्यकर्ता हमारे साथ होंगे, जहां पे आप लड़ रहे हैं हमारे सारे कार्यकर्ता आपके साथ होंगे। जहां पे कांग्रेस लड़ेगी वहां पे आरजेडी, वीआईपी सब लोग। अगर इस तरीके से नहीं चुनाव लड़ा जाता है तब तो गठबंधन का होने का कोई मतलब ही नहीं है। अलायंस इट शुड बी वर्किंग ऑन द रोड। अगर अलायंस है वो दिखना चाहिए, वो होना चाहिए, ना सिर्फ परसेप्शन में बल्कि एक्चुअलिटी में भी। मेरा तो यही मानना है, बीजेपी की तरह बात नहीं। देखिए जब से नीतीश कुमार नेपथ्य में गए हैं, या जब से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक रहने लगी है, ऐसा है कि बीजेपी, नीतीश कुमार के बहुत बड़े सेक्शन के लीडर्स, जो उनके टॉप मोस्ट लीडर्स है, वो बीजेपी की बी टीम बन के रह गई। आप एक चीज देखिए, एसआईआर का जब मुद्दा था, जेडीयू के 2 बड़े नेता ने, जिसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी कहा था ये चीज गलत है, क्यों इस तरीके से वोट कर रहे हैं। इसमें तो हमारे भी वोटर है। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि 28,000 वोट कटा, बोले 16,000 तो उसमें हमारा वोटर है। जेडीयू का एक सांसद बोला ये बात। तो बहुत सारा बात है, बहुत सारे अपने डायमेंशन है, और हम इस पे बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करना चाह रहे हैं ताकि हम चुनाव जीते। हमारे अपने बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए एज ए सिटीजन ऑफ बिहार मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, कोई भी आदमी वैसे राज्य में क्यों रहना चाहेगा जहाँ पे किसी को 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी मिलने में दिक्कत। तो जब बिहार सरकार का ये आंकड़ा है कि 94 लाख परिवार का जो आमदनी है वो महीने का 6,000 से कम है, 82 लाख परिवार का जो महीने का आमदनी है वो 6,000 से 10,000 के बीच है। जब इतना ड्रास्टिक गरीबी है, इतना ड्रास्टिक प्रॉब्लम है, तो इस तरह के सरकार को तो हमें हर हाल में हटाना ही पड़ेगा।
ठीक बात है। चंद्रभूषण जी आते हैं आपके पास। राजवीर जी, आपसे एक जानना चाहिए, मतलब एक देखा जाए जो प्रशांत किशोर जी ने जो लिस्ट जारी की है, पहली लिस्ट, उस पूरी लिस्ट का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उन्होंने दलित, अति पिछड़ा, सवर्ण और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर पूरा फोकस किया है। इस पहली लिस्ट ने ही सबको डिस्टर्ब कर दिया है, महागठबंधन को भी डिस्टर्ब कर दिया है और गठबंधन को भी डिस्टर्ब कर दिया है। आपका क्या मानना है कि वास्तव में प्रशांत किशोर दोनों तरफ डेंट मार रहे हैं क्या? जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से डेंट मार रहे हैं। अब किसी को थोड़ा ज्यादा डेंट लगेगा, किसी को थोड़ा कम लगेगा। जाहिर सी बात है एनडीए को ज्यादा डेंट देंगे जी। लेकिन उन्होंने जो पहली सूची जारी की है, हाँ, एक तो यह है कि सबसे पहले उन्होंने सूची जारी की, हाँ जी, तो ये माना जाता है कि जिसने सबसे पहले सूची जारी की है तो वहां बहुत कुछ क्लियर है। हाँ, उनके यहाँ कोई गठबंधन, धर्म या इस तरह की बंटवारा करना नहीं, उन्होंने सूची जारी की जी। और जो सूची उन्होंने जारी की है बहुत सोच समझ के जारी की। हमको लगता है गठबंधनों में, दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे के साथ प्रशांत किशोर जी की सूची के बाद अब ये भी तय करना मुश्किल हो गया है कि हम अपने जो प्रत्याशी तय कर रहे थे उनको फिर कहीं चेंज करना पड़ रहा है, कहीं बदलना पड़ रहा है, कहीं फिर से विचार करना पड़ रहा है। तो ये चीजें दोनों तरफ शुरू हो गई हैं एक सूची आने के से, केवल एक सूची आने से। नहीं राजवीर जी, उसमें उन्होंने सीमांचल में, चूंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां 28 सीटें हैं। 28 सीटों पे ये माना जाता है कि 26 सीटें मुस्लिम वोटर्स डोमिनेशन है, वहां उनका ही दबदबा है। ऐसे में उन्होंने वहां पर 6 सीटें घोषित करके सबकी नाक में नकेल कर दी है। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर आखिरी तक सबको डैमेज करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। जहां सीमांचल की बात है वहां ओवैसी पहले से हैं, हाँ, मुस्लिम वोटों को लेके वो जाहिर सी बात है महागठबंधन को डैमेज कर रहा है। और जब प्रशांत किशोर जी आए और मुस्लिम प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पूरा डेल्टा सीमांचल वाला, जहां महागठबंधन ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मुस्लिम वोटों के सारे ज्यादा सीटें लाने के लिए प्रयासरत है। इनकी जो SIR पूरी यात्रा थी, वोट बचाओ यात्रा थी, वो पूरी यात्रा का रूट वही था। तो जाहिर सी बात है जब वहां मुस्लिम कैंडिडेट 2-2, 3-3 पार्टियां लेके आएंगी तो उसका डेंट या उसका जो नुकसान है महागठबंधन को होगा ही। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चंद्रभूषण जी, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्या? क्या वो बड़बोले हो गए हैं या उनकी अति महत्वाकांक्षा जो है वो प्रदर्शित हो रही है? ऐसे में वो तेजस्वी के लिए तो सरदर्द नहीं पैदा कर रहे हैं जी। तो चंद्रभूषण जी, राजेश जी देखिए, बात क्या है ना, जब हम अलायंस में होते हैं तो इस तरह का सबका डिमांड भी होता है। अब दीपांकर भट्टाचार्य जो कि लेफ्ट पार्टी के हेड है CPM के, आप उनका सुनिए, वो एक बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमको जितनी सीट मिली हमको और ज्यादा डिमांड चाहिए क्योंकि मेरा स्ट्राइक रेट 2020 में अच्छा था। दीपांकर भट्टाचार्य जी खुद BBC के इंटरव्यू में बोले, ये आए तो ये सीधे कहने लगे कि हमको 40 चाहिए। तो हम लोग चूंकि नेशनल पार्टी है, पिछली बार हम 70 पे लड़े, हमारा लोकसभा में बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट, हम 10 सीट पे लड़े, हम 4 पे जीते। तो सबका अपना एक्सपेक्टेशन होता है और सीट्स भी 243 है। ऐसा होता है 500-600 सीट होता तो कोई अलग बात है। 243 सीट्स है। इसमें जो पारस जी हैं उनको भी ऐड करना है, रामविलास पासवान जो लोग जैसे, प्लस हम लोग JMM को भी 2 से 3 सीट देने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सीट एलोकेशन में मुश्किल हो रहा है। पिछली बार क्या था कि हम लोग के साथ VIP नहीं था, तो वहां से जो वो 12 से 18 सीट का जो गैप था वो गैप नहीं था। इस बार क्या हो गया कि उनके होने से थोड़ा बहुत, प्लस बिहार है, कास्ट इक्वेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है। मैं तो खुद जो MLA का जो रिव्यू मीटिंग होता है उसके कैंडिडेट्स के स्क्रीनिंग कमेटी का, मैं खुद उसका मेंबर रहा हूं, तो मुझे भली भांति पता है कि किस तरीके से जब कैंडिडेट आते हैं तो वो केवल और केवल कास्ट इक्वेशन पे बात करते हैं, सर यहाँ पे इतना भूमियाड़ है, ये हमको दीजिए हम जीत लेंगे। तो चूंकि आप जब पार्टी के विदिन होते हैं तो आपको ये सब तरह का चीज ऐसा पता लगता है जो आप बाहर से नए आइडिया लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द सारा कुछ फाइनल हो जाए आज और कल में, ताकि जो है कैंडिडेट्स लोग को भी अब बहुत ज्यादा धड़बड़ाहट है कि वो अब इलेक्शन कैंपेन में जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लड़ाई बहुत ही तगड़ी है। तो सारे कैंडिडेट्स हैं, दिन भर 40-50 कॉल आते रहते, खुद मुझे भी सर कब टिकट अनाउंस हुआ है सर। देखिए जितनी बेचैनी हम लोग को है उससे ज्यादा बेचैनी जो कैंडिडेट्स हैं। एक्चुअली
एक्चुअल पता तो चल जाए कि जाना है कि नहीं, कंपेन करना है कि नहीं करना। मॉनेटरी लॉस होता है, टाइम का लॉस होता है, सारा कुछ है। तो मैं भी चाहता हूं कि जल्द से जल्द सीट्स का अनाउंसमेंट हो जाए। मुझे जहां तक खबर है कि लगभग 30 सीट्स पे टोटल सब कुछ फाइनल हो गया है जो हमारे कांग्रेस का है। उसके बाद जो 2 सीट्स बचे, जितने सीट्स बचे हैं, जहां पे 2 है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मीटिंग के बाद, बाकी सीट्स पे 2 नाम फाइनल हो गए। उस पे उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी और प्रभारी जी श्री कृष्णा लावड़ को डेलीगेट कर दिया है कि आप ही लोग फाइनल करिए। आज प्रभारी जी ऑफिस भी नहीं आए, पता लगा वही नाम कोई फाइनल करने में लगे हैं। तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। एक बात चंद्रभूषण जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, कांग्रेस चूंकि बहुत नेशनल पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, तो वहाँ एक हायरार्की है, उसको मेंटेन किया जाता है, डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है। बिहार के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत संयम और बहुत स्टेप बाय स्टेप जो पॉलिटिक्स में किया जाता है और चुनावों के दौरान किया जाता है उसको फॉलो किया है। लेकिन आपके महागठबंधन के जो साथी हैं वो बड़े बोले हैं, उन्होंने किसी भी डिसिप्लिन का लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल नहीं फॉलो किया है। आपको क्या लगता है, इस पर भी विचार विमर्श होगा क्या? इस पर भी कोई बातचीत होगी क्या जब सारे अलायंस पार्टी के लोग बैठेंगे? राय जी देखिए क्या है कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें तो अध्यक्ष जी प्रभारी जी होते हैं, उधर से तेजस्वी यादव होते हैं, उधर से दीपांकर भट्टाचार्य। अब ये लोग आपस में मुद्दा उठाए तो ठीक बात है, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ। हाँ, ये बात मैं प्रभारी जी और अध्यक्ष जी से जरूर कह सकता हूँ कि आप ये मीटिंग में बोल दीजिएगा, इतना हम लोग कह देते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगता है वो मैं कह ही देता हूँ। कल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आए जिनको बहुत परेशानी थी, सबको मैं ही लेके अध्यक्ष जी से मिलवाना। तो कई बार हमें होता है जो मुझे इसेंशियल लगता है वो मैं कर देता हूँ जिससे पार्टी का हित हो। ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम अलायंस में होते हैं, जाहिर सी बात है दिक्कत आएगी, फैमिली एक तरह की होती है, दिक्कत आती है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए और थोड़ा ये चीज कि हम पहले सीट से अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन सबसे अच्छी बड़ी बात है कि टॉप लीडरशिप की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, जो थोड़े फुटबैया नेता टाइप के लोग उस तरीके से बोल रहे हैं। तो फिर भी लेकिन राजनीतिक सूचिता है, उसमें उसका संयम तो जरूर बरकरार रखना चाहिए। ये मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। राजवीर जी, एक थोड़ा सा आपसे भी जानना चाह रहे थे, बिहार का चुनाव आपको लगता है कि नेक टू नेक है या आपको लग रहा है कि कोई ना कोई एक थोड़ा सा एज लिए हुए है? घोषणाएं जो हो रही हैं उस पे आपको क्या लगता है कि नीतीश जी की घोषणा कारगर होगी या तेजस्वी जी जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं उसमें क्या फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है क्या आपको? जी राजवीर जी। देखिए राजेश जी, जो सत्ता में होता है वो जब घोषणा करता है तो उसमें बहुत सारी चीजें उस समय तत्काल पूरी कर दी जाती हैं। महिलाओं के बारे में घोषणा हुई तो 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खाते में चले गए। अब तेजस्वी जी कहते रहे कि 30 हजार हम देंगे, लेकिन जो 10 हजार खाते में चला गया उसका अलग असर होता है। ठीक कह रहे हैं आप। तो इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन घोषणाओं में भी एक तरह से संयम होना चाहिए। अब पता नहीं कांग्रेस से बिना बात किए या बात किए तेजस्वी जी ने जो नौकरियों की घोषणा की है जी, जिसको कोई पचा नहीं पा रहा, तो जाहिर सी बात है जब गठबंधन में है तो थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी बात जरूर होनी चाहिए। आपने कह दिया हर परिवार को यानी 3 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरियों की बात उन्होंने कही है। और उन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तेजस्वी सीएम बनेगा, जब तेजस्वी सीएम होगा तब ये सब हो जाएगा। तो एक तरह से अपने को सीएम प्रेजेंट कर दिया, दूसरी तरफ से इस तरह घोषणा कर दी। तो जाहिर सी बात है कि इन घोषणाओं का असर जनता पे पड़ता है। लेकिन जैसा अभी चंद्रभूषण जी ने कहा कि बिहार की पूरी राजनीति केवल जाति आधारित नहीं है, जाति आधारित ही टिकटों का बंटवारा होता है। एक महिला वाला फैक्टर जो पैसे देने लेने की बात है, अब उसको आप वोट खरीदना कह दें या तो वो थोड़ा सा फैक्टर एक हो सकता है, कुछ महिलाओं पर असर पड़े, बाकी तो वहां जाति राजनीति होती है। एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे जी, जब दोनों गठबंधनों में अतिरिक्त पार्टियां या अतिरिक्त लोग शामिल हो गए हैं, जैसे अगर एनडीए में कहें तो चिराग जी को और मांझी जी को सही मायने में तो एनडीए का नहीं भाजपा का पार्टनर कहना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। और वहां जेडीयू ने अपनी सीटें लगभग तय कर ली है और वो पीछे नहीं हटना चाहता कि हमको अगर 90 सीटों पे लड़ना है तो हम वो तय कर रहे हैं। तो हमको लगता है थोड़ा सा पीछे भाजपा को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा अगर चिराग और मांझी नहीं मानते और कुछ 2-4 सीटें बढ़ानी पड़ती है। यह स्थिति कांग्रेस में है।
कि वीआईपी या पासवान जी या ये लोग आए हैं, तो तेजस्वी जी ने तो अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, वहां सीटों का वो हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कहीं समझौता करना पड़ा तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। अगर हम चंद्रभूषण जी बता पाए कि हमारी जो बता रहे थे कि 30 सीटें हम तय कर चुके हैं और बाकी जो सीटें इनको यानी कांग्रेस को लड़ना है, वहां 2 प्रत्याशी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो क्या बता पाएंगे कि 30 के अलावा ये कितनी सीटें हैं जिसपे आपको 2 प्रत्याशी तय करना है? मतलब कुल मिला के क्या 70 सीटों पे इस बार कांग्रेस लड़ पाएगी या मिल पाएंगी सीटें? जी चंद्रभूषण जी, थोड़ा मैं स्पेसिफाई चाह रहा था, पिछली बार आपने 70 पे तो कंटेस्ट किया है आपने, वो एक अलग पहलू की जीत हार का एक मार्जिन अलग होता है, लेकिन डिमांड भी तो आपकी कुछ ना होगी, या 70 के आसपास होगी या 60 के आसपास होगी, कहीं ना कहीं हर बार क्या कांग्रेस को ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं सर, हमारा मैं ये चीज कह सकता हूँ सर, हमारा डिमांड कितना था, हमारा 73 सीट्स पे डिमांड है, हमने लिस्ट दिया था 73 सीट्स का, यहाँ पे कि हमारे पास सबसे अधिक आवेदन थे। आवेदन के हिसाब से जहाँ पे आवेदन 3 क्राइटेरिया है, एक तो जो विनिंग सीट्स था वो तो हमारा था ही, जहाँ पे हम सेकंड पोजीशन पे रहे या बहुत कम मार्जिन से हारे, जैसे कि हम सकरा हारे 1500 वोट से, बरबीघा हारे 150 वोट से, बेगूसराय अमिताभ भूषण जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, विधायक है, वो हारी 4500 वोट से। तो जो सेकंड मार्जिन का था वो तो जीते, बाकी जो थर्ड है कि जहाँ पे हमको लगता है कि आवेदन हमारा सबसे अधिक आया है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, लखीसराय से 204 आवेदन, गया जी के टेकाड़ी से 242 आवेदन, जहानाबाद से 157 आवेदन। तो इस हिसाब से हमने टोटल करके 73 सीट टोटल डिमांड का, मिलता कितना वो तो 1-2 दिन में फाइनल किया। क्या आपको लगता है कि जो अलायंस में और पार्टनर हैं उनसे कोई आपका डिस्कशन हुआ है क्या इस परिप्रेक्ष्य में, कि आप कितना लड़े और हम कितना लड़े? और तेजस्वी जी जिस तरह से चीजों को लीड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? स्वयंभू उन्होंने सीएम अपने को घोषित कर दिया है, कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम तेजस्वी के नाम पर हम बिल्कुल राजी हैं, ऐसा कभी नहीं कहा। राहुल जी ने तो कभी भी क्लियर कट कोई इंस्ट्रक्शन दिए नहीं है, इंडिकेट भी नहीं किया उन्होंने इस तरह की बातें। क्या अभी संशय का मामला है क्या राहुल? जाहिर सी बात, जब नेता विपक्ष राहुल जी से जब पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, चीफ मिनिस्टर फेस पे, तो उन्होंने उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था। जाहिर सी बात, अगर हम कुछ क्लियर होता तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हम नाम ये करते। देखिए जाहिर सी बात है, बीजेपी ने भी उधर से वो तो कह तो रहे हैं कि नीतीश कुमार, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है कि चुनाव जीतेंगे तो नीतीश कुमार ही होंगे। वो बिल्कुल एक नाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा। जब आप जानते हो महाराष्ट्र के चुनाव को अगर आप याद करते हैं, सब कह रहे थे नहीं नहीं शिंदे ही फेस है, शिंदे ही फेस है, और जैसे ही बीजेपी को अधिक सीट आया, उन्होंने जो है इनको देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बना दिया। हम लोग, मैं आपसे क्लियर कट कर देना चाहता हूँ, जहां तक नेता विपक्ष का बात है, और कल भी मैं अशोक गहलोत जी से यही पूछ रहा था, हम कह नहीं, कांग्रेस इस तरीके से कभी नहीं करती। आप देखिए ना, चाहे हिमाचल हो, चाहे मध्य प्रदेश, हम कहीं भी चुनाव लड़ते हैं, एक बार केवल पंजाब में हमें करना पड़ गया था क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अंतर कलह हो गया था। बाकी हम कहीं भी जो है सीट डिक्लेयर नहीं करते या चीफ मिनिस्टर फेस हम डिक्लेयर नहीं करते। हम बिहार में भी वही चाहते हैं, हमारा अपना मुद्दा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हम उस तरीके से जाए, मुद्दों पे जनता के सामने जाए। और बिहार में तो बहुत मुद्दे हैं बिहार में। एक नेता के तौर पे, सिटीजन के तौर पे मैं दोनों तरीके से कह सकता हूँ, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे गरीबी का मामला हो, तमाम तरह की बातें, चाहे वो 94 लाख परिवार का 6000 से कम। देखिए, अगर मुद्दा नहीं होता, हम जो टॉपिक पे बात उठाए हैं, सारे बात को बीजेपी और जेडीयू की सरकार मान लेती है। हमने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे, तो उसके बनस्पत वो 10,000 रुपए लेके आए। हमने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री दिए, उन्होंने किया। तो हमने कहा कि हम युवा आयोग बनाएंगे, तो कहने का मतलब, देखिए मैं एक बहुत फेमस बात बताता हूँ। एक बहुत ही फेमस राइटर है रॉबर्ट ग्रीन, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत फेमस किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर, आपने पढ़ा होगा, राजवीर जी भी जानते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर में रॉबर्ट एक लाइन कहते हैं कि हम लोग जब भी किसी डेमोक्रेसी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां का बहुत फेमस कोट है कि डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, माने अंधकार में लोकतंत्र मर जाते हैं। इसका मतलब ही यही है कि जो चीज है और जो एक लाक्षार्दिक प्रोसेस है, जब भी आप किसी को 20 साल काम करने का मौका दे दें, मसूरा शास्त्री, रघुराम राजन एक बार इन्होंने कोट किया था, बोला कि हम 5 साल डेमोक्रेसी के लिए बहुत होता है, हम आते हैं, वादा करते हैं, हम उसको फुलफिल करते हैं। और लिंचेस्टाइन के एक बार एक प्राइम मिनिस्टर मार्कस सूनर ने एक बात कहा था
कि हम रिफॉर्म तो ला देंगे लेकिन हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इनको 20 साल मिल गया राजेश जी। 20 साल एक ऐसा वक्त होता है कि आपके जितने भी आइडियाज है ना सब खत्म हो गए हैं। इनके पास कोई आइडियाज नहीं है। नीतीश कुमार अब उतने मेंटली फिट नहीं है। बात सबसे बड़ी एक्चुअल जो बात है तो बात है, देखिए शरीर का बात है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और बेहद ही भ्रष्टम लोगों ने, मैं आपसे आखिरी बात ये बात करना चाहता हूँ, जिस तरीके से अशोक चौधरी पे लगा कि उन्होंने 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति खरीदा है, या जिस तरीके से दिलीप जायसवाल को, किसी भी एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ये पुराने वाले नीतीश कुमार होते तो अभी तक की इस्तीफा ले लिए होते। क्योंकि इन्होंने ही जब तेजस्वी यादव पे जब लगा था आरोप तो सदन में कहा था कि आप जो है इसका जवाब खुद तेजस्वी यादव देंगे। लेकिन आप देखिए कुछ भी हो रहा है। मैं एक आपको पर्सनल चीज बताता हूँ। एक बार एक मुझसे कॉन्ट्रैक्टर ने बिहार में ही कहा कि सर हम भी कॉन्ट्रैक्टरी करते हैं और हम बहुत सारे मिनिस्टर से डील कर चुके हैं, लेकिन आज तक अशोक चौधरी जैसा करप्ट मिनिस्टर नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये तो पर्सनल बात है। उन्होंने यहाँ पे टिकट के लिए आवेदन किया था, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझसे बात कर रहे हैं। इस तरह से आप चलाएंगे, इस तरीके से पूरे को पूरे सरकार को खोखला कर देंगे। 71 लाख करोड़ कहाँ खर्च किए, 71,000 करोड़ कहाँ खर्च किए, और जब सीएजी यूटिलिटी बिल मांगेंगे आप नहीं देंगे, कहाँ खर्च हुआ है? ऐसे सरकार चलेगा क्या? ठीक कह रहे हैं आप। बड़ी आपने सारगर्भित बातें भी कही और तमाम तथ्यात्मक बातें भी रखी हैं आपने। मैं आपके पास आ रहा हूं राजवीर जी, एक थोड़ा सा आपको क्या लगता है मुस्लिम वोटों को लिए, बिहार में मुस्लिम वोटों को लिए इस बार बहुत जोड़ तोड़ हो रही है। प्रशांत किशोर एक बैटल में कहीं ना कहीं बहुत मजबूती तरीके से वो दावा भी कर रहे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स भी ला रहे हैं। जो उनका प्लान है 243 में वो लगभग 40 से 41 सीटें मुस्लिम्स को देने जा रहे हैं, और इससे ज्यादा 50 के आसपास वो सवर्ण को देने जा रहे हैं, भूमिहार और इस तरह की। ये जो टोटल कॉम्बिनेशन जो जिस तरह का प्रशांत किशोर जी ने बनाया है, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोटों को लेकर भी मुश्किल होने जा रही है क्या? वैसे तो ये तेजस्वी का वोट बैंक माना जा रहा था, लेकिन इस बार वो डिस्टर्बेंस ओवैसी के बाद प्रशांत किशोर भी करेंगे क्या? देखिए, जैसे मुस्लिम वोट, जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, कुछ ना कुछ बंटवारा होगा जी। क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में जिस तरह के जब प्रचार शुरू हो, नेता शुरू होंगे, जैसे आज एक बात आई कि योगी जी बिहार जा सकते हैं। हाँ, जब योगी जी बिहार जाएंगे तो मुस्लिम वोट भाजपा यानी एनडीए की तरफ से जाएगा, फिर वो वहां जाएगा जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, जिसको शायद नीतीश कुमार जी ना पचा पाए। अभी जब मोदी जी वहां पहुंचेंगे तब भी ये तो होगा। तो मुस्लिम वोट अभी तो देखेगा, मुस्लिम वोटर एक्चुअली मुस्लिम वोटर और दलित वोटर ये पहले देखता है, एसेस करता है, इसके बाद कहीं वोट करता है, और जहां वोट करता है 90-95 तक एक जगह वोट करता है। कुछ वोट जाहिर सी बात है बिगड़ता है। तो हमको लगता है इसका अंतर तो होगा। अगर प्रशांत किशोर जी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, उधर ओवैसी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, जाहिर सी बात है कुछ कुछ वोट का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी वो वोट काफी कुछ वोट इंटैक्ट रहेगा, 75-80% तक वो उसको जाएगा जो भाजपा या एनडीए को हरा रहा होगा। और जाहिर सी बात है भाजपा और एनडीए को ज्यादातर सीटों में अगर कोई हरा रहा होगा तो महागठबंधन होगा वहां, तो बटेगा, लेकिन उतना नहीं है। यही स्थिति दलित वोटों पर है। भाजपा अगर परेशान है चिराग पासवान और मांझी को लेके, इसलिए परेशान है कि एक साथ हमारे साथ रहे तो दलित नेता है। लेकिन इधर बसपा भी ऐलान कर रही है कि हम सभी सीटों पर कैंडिडेट लड़ाएंगे जी। अब बसपा जाहिर सी बात है उसको उतने वोट ना मिले, लेकिन बसपा जानी जाती है दलित वोटों के लिए। हाँ। और अगर कई मायावती और ऐसे इनके लीडर वहां गए प्रचार में, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वोट वो भी काट के लाएंगे जी। तो वही स्थिति दलित वोटों की होगी, तो वो उधर का नुकसान होगा। तो इस तरह जो है वोटों का कुछ ना कुछ बंटवारा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये दोनों जो वोट है वो काफी कुछ इंटैक्ट रहता है अपने को लेके जी। ठीक बात कह रहे हैं चंद्रभूषण जी। मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो सीटें हैं 243 सीटें हैं, उसमें क्या आपको लगता है कि सारी सीटों पर लगभग बातचीत हो चुकी है जो आपके घटक दल हैं उनसे, या अभी भी कुछ संशय की स्थितियां हैं? लोग जानना चाह रहे हैं
क्योंकि आपकी तरफ से तो जो कहा गया कि मैं 73 सीटें मैं लड़ूंगा, लेकिन तेजस्वी तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम 146 सीटों पर ही कंटेस्ट करेंगे, खुद के लिए वो कह रहे हैं अपने लिए। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जो है वो डोमिनेशन टैक्टिक्स अपनाएंगे, या कुछ और आपको लग रहा है कि वो आपके साथ कुछ समझौता करेंगे या नहीं करेंगे? थोड़ा संशय के बादल हैं, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्या आपको लगता है कि आपके हाईकमान ने भी कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि कोई इस बारे में क्लियर कट नहीं कहेगा? देखिए सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि डोमिनेशन का बात की, कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, मैं एक बात आपको बताता हूँ। फ्रांस के मशहूर सम्राट नेपोलियन, पूरे दुनिया में लोग जानते हैं कि वो बहुत फेमस स्टेट्समैन थे। उनका एक कोट है कि इन पॉलिटिक्स स्टुपिडिटी इज नॉट अ हैंडीकैप। अगर आप इस तरह की चीज करते हैं कि आप अलायंस हैं और आप किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं कि तुम ये करो वो करो, इससे बड़ा स्टुपिडिटी नहीं हो सकता। जानते हैं आप कि दुनिया में बड़े से बड़े लोग इसके कारण पार्ट हुए हैं। बड़ी सी कहने का मतलब, जब आप अलायंस में जाते हैं तो सब हम एक ब्रदर्स की तरह हैं कि भाई ठीक है, जहाँ पे आप मजबूत हैं वहां पे आप चुनाव लड़िए, जहाँ पे हम मजबूत हैं वहां पे हम चुनाव लड़िए। इस तरीके से होता है। मैं आपसे बार बार कहा, अभी 2 दिन पहले अध्यक्ष जी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राजेश साहब ने खुल के कहा कि चिराग पासवान के कुछ लोग हमारे साथ आना चाह रहे हैं, इसके लिए कुछ सीटों का पेच फंस गया है। प्लस इस बार हम नई पार्टी, पिछले बार जो हमारे साथ गठबंधन में नहीं थी विधानसभा चुनाव में, वीआईपी को भी एकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन हम पूरी ताकत के साथ, पूरी समन्वय के साथ, पूरी सूचिता के साथ, जिस तरीके से हमने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाया, सब लोग साथ मिलकर शोल्डर टू शोल्डर, हम वापस से यही चीज करेंगे। और वाशिंगटन पोस्ट का वो कोर्ट की डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस वो नहीं होने देंगे। बिल्कुल महागठबंधन का सरकार लाएंगे। और आज भी हमारे अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम तरह के यहाँ पे जो माफिया हो गए, चाहे शिक्षा माफिया हो गया, बालू माफिया हो गया, हर जगह देखिए, जाहिर सी बात है, इतने साल कोई चुनाव गठबंधन अगर सरकार में रहता है और अगर आप उसको नहीं ठीक से देखते, नेक्सस बनना ही था, वही नेक्सस बन गया। अब हम आएंगे तब उस नेक्सस को तोड़ेंगे ताकि बिहार की जनता को रोजगार मिले, इस बेरोजगार जनता को कहीं तो कोई आसरा दिखे। और आखिरी बात, अभी जो बिहार, एक बार क्या हुआ, द हिंदू का एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। उनके हिसाब से जिस तरीके से भारत में, मैं आपके दर्शकों के लिए भी बता दूं क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, भारत में लगभग हर साल 70 लाख बच्चे बीए, बीटेक, एमबीए करके पास होते हैं। माने हायर एजुकेशन की डिग्री है 70 लाख जो ग्रेजुएट है, और 50 लाख वैसे बच्चे हैं जो कि 8, 9, 10, 11, 12 में पास होते हैं, जो कि मतलब डिग्री कंप्लीट करने से, मतलब लगभग कुल 1 करोड़ 20 लाख ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट में आते हैं जॉब के लिए। भारत का जो ग्रोथ रेट है 5%, 6% के हिसाब से, जो टोटल जॉब जनरेशन है वो मात्र 30 लाख से 35 लाख जॉब है। मैं उसमें फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जॉब की बात कर रहा हूं। जब 1 करोड़ 20 लाख बच्चा मार्केट में आएगा, माना क्लास 8 पास बच्चा मार्केट में आ रहा है तो उसको 10 हजार का चाहिए नौकरी, लेकिन जो ग्रेजुएशन करके आ रहा है उसको तो 25,000, 30,000 देंगे। जब 1 करोड़ 20 लाख बच्चे मार्केट में आएंगे और आप टोटल जॉब्स 35 लाख दे रहे हैं, बाकी जो ये सारे बच्चे हैं कहाँ जाएंगे? वही बच्चे लोग कनाडा जा रहे हैं, वहां जाकर मैगडी में नौकरी कर रहे हैं। वही बच्चे जो ये डंकी रूट फॉलो करके अमेरिका जा रहे हैं, और नहीं तो 7 साल 8 साल यूपीएससी 50 साल इसमें लगा दे रहे हैं। एक रिपोर्ट छपा था और उन्होंने कहा कि भारत ना पूरा वर्ल्ड के लिए खतरा हो गया। पिछले साल की बात है। क्यों? एकदम माइग्रेशन कंट्री हो गया है, जिसको जहां मन कर रहा है जॉब के लिए जा रहा है। जब भारत का ये हाल हो सकता है तो हमारे बिहार का अब क्या हाल हो सकता है आप बता लीजिए। 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए बिहार के बच्चे लोग चंडीगढ़ यहाँ पे वहां पे जो है मैंने हर जगह हाथ फैलाए रखते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी कुछ दिन पहले जो कॉर्पोरेट का जो एक सर्वे आया है, कॉर्पोरेट सर्वे में यह है कि जो लोग भारत में कॉर्पोरेट में काम करते हैं लगभग 5 करोड़ लोग, उसमें 86% लोग, 86% लोग या तो अपने काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, नौकरी जाने के कारण बहुत ज्यादा दबाव में है, नहीं तो डिप्रेशन में है। जब 5 करोड़ वैसी नौकरियां हैं जिनको फॉर्मल सेक्टर जॉब्स में अच्छी नौकरियां माने जाते हैं, उनमें 86% लोग का ये हाल है, तो वैसे लोग जो 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 का नौकरी करते हैं, किसी तरीके मालिक के पास करते हैं, उनका क्या हालत होगा, उनका क्या पर्सनल वेलबींग है। अब बहुत सही टाइम आ गया जब हम बिहार से एक नई शुरुआत करें। द रिवॉल्यूशन हैज टू बिगन, यहीं से शुरू होगा, और इसको हम इस मसाल को आगे पूरे देश में ले जाके 2029 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक बात है। चंद्रभूषण जी बस कंक्लूड भी करेंगे। राजवीर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ओवरऑल आपको जो सिचुएशन दिख रही है, बहुत सारी चीजें हैं बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आपको क्या लगता है कि चुनाव बहुत टाइट है या चुनाव में अभी बहुत सारे उथल पुथल होंगे?
नहीं, उथल पुथल तो चुनाव के आखिरी दिन तक होते हैं जी। वोटिंग के एक दिन पहले तक बहुत सारे समीकरण बनते बिगड़ते हैं और जाहिर सी बात है बिहार तो वो राज्य है जहां आखिरी दम तक समीकरण बनते बिगड़ते हैं और बहुत उलट पुलट होता है। बहुत सारे अभी मुद्दे आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। जब नेता निकलेंगे, बड़े नेता प्रचार के लिए निकलेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, तो जाहिर सी बात है उलट पलट तो चलता रहेगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है, अगर हम आज की बात करें तो निश्चित रूप से चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। लगभग बराबरी का चुनाव दोनों तरफ से दिख रहा है। हाँ हाँ। और आगे जब ये अभी सीट का बंटवारा हो जाएगा, प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें प्रत्याशी पर तय होता है, कौन सा प्रत्याशी है, वो कैसा लड़ेगा, उस पर तय होगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन आज जब हम जहां पर खड़े हैं वहां निश्चित रूप से चुनाव बराबरी का और बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। एक चीज और आपसे जानना चाह रहे थे राजवीर जी, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार पिछले चुनावों से ज्यादा कारगर साबित होगा? क्या आपको लगता है? बिहार की जनता भी कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो ज्यादा हावी होगी, इसलिए कि अब 20 साल से कोई लगातार सत्ता पे है, वही चेहरा देख रहा है, वही सेटअप देख रहा है, वही तरीका देख रहा है, एक मोनोटोनस वर्किंग हो गई है गवर्नमेंट की, नीतीश जी की। उसी परिप्रेक्ष्य में वो अब थोड़ा उसमें जो माइंडसेट बन रहा है कि भाई अब चेंज करो, बहुत सारी चीजें हो गई। तो क्या ऐसा आपको लगता है क्या? क्योंकि नीतीश जी ठीक है विकास कार्य करा रहे हैं जो कुछ भी, लेकिन प्रगतिवादी दृष्टिकोण थोड़ा उनका हटा हुआ है। नहीं, हमको लगता है ये जो मोनोटोनस बात की आप बात कर रहे हैं, हमको लगता है इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए, इसको दूर करने के लिए भाजपा ने कमान संभाल ली है। हाँ। तो वो जो चीजें होती है ना, एक मुख्यमंत्री देख रहे हैं, एक उनका काम देख रहे हैं, उनका काम करने का तरीका देख रहे हैं, उनकी चीजें देख रहे हैं, उस गैप को कुछ ना कुछ तो भाजपा ने भरा है। और भाजपा ने और हमको लगता है मोदी जी ने सारी कमान अपने पास ले ली है कि हम ये योजनाएं लाएंगे, ये चीजें देंगे। मोदी जी कई बार गए, बहुत सारी चीजें दी हैं बिहार को। मतलब 1-2 महीने के अंदर चुनाव से पहले जो चीजें दी हैं मोदी जी ने, तो ये दिखाने की कोशिश की है। अब उसमें से कितनी चीजें अभी मिली है, कितनी मिलनी है और कितने वादे पूरे होंगे वो एक अलग बात है। लेकिन ये दिखाने की कोशिश की है कि हम अब कुछ अलग जा रहे हैं, कुछ अलग दिख रहा है, विकास की अलग तस्वीर दिख रही है, दिखाने की कोशिश की है। तो कुछ जाहिर सी बात है 20 साल सरकार जिसकी रहती है तो कुछ ना कुछ नाराजगी होती है और जो लोगों की आकांक्षा आशा होती है सरकार से वो पूरी नहीं होती है। जाहिर सी बात है कोई सरकार नहीं कर पाती है, तो नाराजगी होती है। लेकिन उसको गैप को कुछ ना कुछ हमको लगता है भाजपा ने और भाजपा के बड़े नेताओं ने, खासकर मोदी जी ने भरने की कोशिश की है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो उतनी बड़ी चीज नहीं रही, इसीलिए शायद अभी चुनाव बराबरी पे दिख रहा है, नहीं तो चुनाव फिर गठबंधन की तरफ दिखता है। ठीक है, ठीक बात। जसभूषण जी, एक चीज जो राहुल जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसको लेकर ये परसेप्शन बिल्ट हुआ है कि कांग्रेस को राहुल जी ने बिहार में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का जो पूरा संगठन है वो थोड़ा उसमें उत्साह भी आया है, थोड़ा एक्टिव भी हुए हैं, एक्टिव मोड में भी चले गए, पुराने नेता भी अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। इस तरह की बातें तमाम सारी चीज़ें कही जा रही हैं। एक दूसरा ये कि SIR में 69 लाख वोटरों को हटा दिया गया है, 22 लाख वोटर जोड़े भी गए हैं। क्या उसका इम्पैक्ट भी आपको इलेक्शन में देख रहे हैं क्या? ये दो तीन चीजें हैं। कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था, फिर SIR पे आएंगे। प्लीज कैरी ऑन। देखिए, हम लोग के कार्यशैली पे हम लोग जितना ज्यादा जागरूक हुए और जिस हिसाब से हमने कैंपेनिंग की, खासकर वोटर अधिकार यात्रा के बाद से, अब आलम यही से जान सकते हैं कि नीतीश कुमार गवर्नमेंट लोग जो है जहां से भी जैसे हो रहा पैसा बांट रहा है। बोल रहा है जो नए वकील अपॉइंट हुए उसको 5,000 रुपया महीना देंगे, बेरोजगार को 1,000 रुपया महीना देंगे। देखिए उनका हर तरह का स्टाइपेंड ला रहे हैं। महिलाओं को जो है 10,000 रुपया अकाउंट में दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बिहार सरकार लोगों को कितना फूल कर रही है। बिहार का कुल बजट 3,16,000 करोड़ का है। हाँ, बिहार पे कुल कर्जा 3,64,000 करोड़ का है। हाँ ठीक। जुलाई से सितंबर में इन्होंने 17,000 करोड़ लोन लिया है, 17,000 करोड़ लोन। हाँ हाँ। अब वही लोन के पैसा से सबको फ्री बीज बांटे जा रहे हैं कि वकील ले लो पैसा, तो बेरोजगार ले लो। गवर्नमेंट तो डेफिसिट पे चल रही है।
जी गवर्नमेंट, अरे मैं आपसे बोला ना 3,64,000 करोड़ इनका वो है, मैंने इन पे कर्ज है, 3,16,000 करोड़ का बजट। मैं आपको एक बहुत टेक्निकल चीज बताता हूँ। इन्होंने कहा कि हम अभी 10,000 लोन दे रहे हैं और हाँ। बाकी जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे हम इनको 2 लाख देंगे। अभी देखिए 1,20,00,000 लोग को इन्होंने 10,000 रुपया दे दिया। और सबसे दुखद बात यह है, मैं एक एक्सपर्ट को सुना था, वो करते अक्टूबर के ही महीने में पैसा जाना है और 7 नवंबर को भी पैसा जाना है। ये खुला घूस है। 6 नवंबर को पहला हम लोग का ये है जो फर्स्ट पेज है, 7 नवंबर को पैसा दे रहा है। हाँ अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मणिपुर में जब मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, वहां पे इन्होंने क्या किया था कि चुनाव से पहले जब इनको लग रहा था कि चुनाव हार जाएंगे, तो मणिपुर की कुछ ऐसे संगठन जो कि अलगाववाद का, उन्होंने उसके अकाउंट में पैसा डलवा दिया था। ये हर बार ऐसा करते हैं, चुनाव से एक दिन पहले, चुनाव के एक दिन बाद, इस तरीके से अगर है तो सेकंड फेज में पहले कहने का, देखिए आप ये जनता को कितना बड़ा मूर्ख बना रहे हैं। अगर मान लिया कि ये 2 करोड़ महिलाएं अगर क्वालिफाई कर गए तो ये 2 लाख करोड़ कहां से लाएंगे? सरकार ये वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे, IMF से पैसा लेंगे। आपका जो बिहार का अपना जनरेशन 59,500 करोड़ है, खुद का जनरेशन। मतलब लोग समझता नहीं है, लोग आंकड़ा कर लफाबाजी पर। मैं भी एक आंकड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा जो आप भी कोट कर सकते हैं कभी। 2018 में इन्होंने यूपी में एक समिट कराया, इन्वेस्टर समिट। हाँ। योगी जी सोचे कि नरेंद्र मोदी यही समिट करा के PM बन गए तो हम भी समिट कराते हैं। देखिए कि कैसे जनता को मूर्ख बनाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सब लोग को बुला लिए और सब लोग आके बोला कि हम 18 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 साल में। ठीक है जी, 18 लाख करोड़ रुपया। जब अगले 5 साल के बाद का जब सर्वे आया, जब द टेलीग्राफ में छपा, तो 18 लाख करोड़ हर जगह छप गया, अखबार, न्यूज़पेपर, सब जगह। योगी गवर्नमेंट आ गई है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो गया। 18 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। आपको पता है 5 साल बाद कितना इन्वेस्टमेंट आया? आप कोट करिए जी। कितना? 54,000 करोड़। 54,000 करोड़। माने 18 लाख के अगेंस्ट में केवल 54,000 करोड़ जी। मात्र 3% पैसा है। आप इसी से समझ लीजिए कि ये जनता को कितना मूर्ख बनाती है। जानते हैं हम कुछ भी लिख देंगे, बहुत कम लोगों का रिसर्च करेगा, छापेगा। मैं देखिए ये कितना गलत चीज है। अगर मैं 100 रुपया प्रॉमिस कर रहा हूं तो मैं राजेश जी को दूंगा, मैं आपके जेबी में 3 रुपया देकर चला जाऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी बिना पे उन्होंने कह दिया था कि हम GDP जो है 1 लाख करोड़ बना देंगे यूपी के गवर्नमेंट का। मतलब कहने का मतलब आप इस तरीके से के साथ झूठाबाजी कीजिएगा, जनता को ठगिएगा, तो ऐसे देश नहीं चलता है। मतलब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना कि लोग जिस तरीके से, जितने भी बड़े अर्थशास्त्री हैं, टॉप नॉच, रघुराम राम से लेकर अरविंद सुब्रमण्यम से लेकर कौशिक बसु से लेकर अरुण कुमार से, सब लोग कहते हैं कि आप जितने भी GDP इंडिकेटर निकालिए, ये जो है गलत आंकड़ा पेश करते हैं। वही हाल इन्होंने बिहार का कर दिया है। देखिए आंकड़े के साथ अगर आप झूठबाजी कीजिएगा ना, आप सारा का सारा नुकसान अपने देश का करें। इसीलिए भारत में FDI नहीं आ रहा है। और बिहार का तो आप देख लीजिए, पिछले 5 साल में 1,01,050 करोड़ भारत में बिहार में FDI है। आपको पता है इतना पैसा जो मैकडी है, मैकडोनाल्ड, वो सिर्फ कैलिफोर्निया में पैसा लगा है 1,050 करोड़ से ऊपर। पूरा बिहार में टोटल FDI है। अब ये देखिए, अभी मैं आखिरी बात मैं बस कहना चाह रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। हाँ, बराक ओबामा कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर लोग ये सोचते हैं ना कि ठीक है यहाँ पे बात उठा के बात करके चीजें चेंज हो जाएंगी, ऐसे नहीं होता है। बिहार के पब्लिक को खड़ा होना होगा, जातिवाद से ऊपर उठना होगा, बोलना ही पड़ेगा कि कब तक हम इस तरीके से चलेंगे। अगर आपके पटना यूनिवर्सिटी में 1115 सीट खाली रह जाता है, अगर आपका पटना साइंस कॉलेज में 142 सीट वैकेंट रह जाते हैं, अगर आपके पटना साइंस कॉलेज की वाइस चांसलर एक ऐसी महिला को बना दिया जाता है जो कि फाइन आर्ट्स में जिनका डिग्री हो, मतलब इस तरीके से अगर आप छेड़छाड़ करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी मुझे याद आया, पिछले 5 साल में 3 IIM के हेड ट्वीट किए। आप बताइए, जो लड़का पढ़ता है उसका सपना होता है कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में जाए, अगर उसका कोई डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर ने छोड़ा है। कल फिर IIM रायपुर के डायरेक्टर ने ट्वीट किया और बोला कि हमको यहाँ का बोर्ड काम ही नहीं करने देता। इन्होंने 2017 में IIM एक्ट लाया और उसके हिसाब से क्या किया, एक बोर्ड बना दिया। बोर्ड का जो चेयरमैन है वो डायरेक्टर को ही काम करने देता। सारा का सारा RSS को लोग वहां पे भर रहे हैं। इस तरीके से आप एजुकेशन चलाएंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे जो भी किया, उसको भली भांति पता है कि भारत चाइना नहीं है जिसके पास 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। भारत चाइना नहीं के पास रेयर अर्थ मटेरियल। भारत इजराइल भी नहीं है जिसके पास हाईटेक ड्रोन सिस्टम है। अगर आप टेक्नोलॉजी के मामले में, अगर आप एरोस्पेस के मामले में वर्ल्ड में कतार में नहीं खड़ा होंगे, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट 0.65% ऑफ GDP लगाएंगे, वही चाइना $500 बिलियन लगाएगा। हमको ये चीज भुगतना ही था और हम उसी के कगार पे आ गए।
बताइए, जितना जो 50% टैरिफ लगाया है, 20 लाख टोटल नौकरी ओवरऑल खतरे में। इसकी टोटल मीडिया रिपोर्टिंग होती नहीं है, लेकिन हम लोग अब पार्टी के हिसाब से जो बोल सकते हैं, देखिए जयंत, जिसका नौकरी गया वो तो चला गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल। एक महीने में ही गुजरात में आपका तो अपना चैनल आप भेज दीजिएगा वहां रिपोर्टर, एक महीने में 1.5 लाख लोग को जो है वहां पे बोल दिया गया था कि आप रोजगार पर नहीं आने के लिए। मैं डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 94,000 करोड़ का उसका मार्केट, टेक्सटाइल सेक्टर का भी लगभग 93,000 करोड़ का मार्केट। तो इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को डाउन कीजिएगा, इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नहीं प्रमोट कीजिएगा, हर जगह सुपर स्टेशन को लाके खड़ा कर दीजिएगा, हर जगह रिलीजन को एजुकेशन कीजिएगा। ये होना ही था और इसीलिए हम इतने गर्त में चले गए, लेकिन हम इस बिहार को ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक बात। मैं चंद्रभूषण जी फाइनल कमेंट ले। राजवीर जी, ओवरऑल आपको जो सिचुएशन देख रही, सीटों का झगड़ा चल ही रहा है, लेकिन इसके पीछे का अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि 10 दिन बाद बैटल जो है, बिहार का बैटल बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा क्या? और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, क्या क्या लोग बयान देंगे ये भी एक हम मान के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल हम आपसे जानना चाह रहे थे, क्या जातीय समीकरण इस बार थोड़ा डाउन ट्रेंड में जाएगा या वो वापिस में रहेगा? फाइनल कमेंट आपका राजू जी। हमने राजेश जी से पहले ही कहा जी, जातीय समीकरण और जातीय फैक्टर जी, तो बिहार से दूर नहीं जा सकता है। हाँ, एक फैक्टर जो महिलाओं वाला थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ हाँ, वो भले थोड़ा सा इधर उधर हो, वो केवल पैसों को लेके, जब खाते में किसी के पैसा वो भी सीधे 10,000 रुपए आता है, जी जी जी, उसका कुछ ना कुछ मन डोलता है, मन इधर उधर होता है। तो जहां तक 10 दिन बाद बैटल की बात है, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तो लड़ाई तेज होगी, सियासत तेज होगी और सारी चीजें मुद्दे और आएंगे। हाँ हाँ, लेकिन जहां तक समीकरणों की बात है तो बिहार में जाहिर सी बात है, जो जाति समीकरण रहे हैं वो जाति समीकरण रहेंगे और पूरा चुनाव उसी पे होगा। आपको लगता है चंद्रभूषण जी चले गए नहीं, हम ये जरूर पूछते कि जो आंकड़े उन्होंने अभी बताए हैं, हाँ हाँ, वही आंकड़े क्या तेजस्वी जी को नहीं बताए जो उन्होंने पूरी नौकरी और महिलाओं को 30,000 रुपए देने की बात कर दी और 3 करोड़ व्यवहारिक चीजें। ठीक बात कह रहे थे तेजस्वी जी ने, बिल्कुल व्यवहारिक घोषणाएं की हैं जो धरातल पे मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आ पाएंगी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर बन पाए या न बन पाए। क्योंकि जो शासन चला रहा है, ब्यूरोक्रेट तो उनको रोकेंगे ना कि भाई आप 26 लाख नौकरियां हैं, 3 करोड़ कैसे हम नौकरी दे पाएंगे? तो ये सवाल है। ब्यूरोक्रेट रोके ना रोके, लेकिन जब है ही नहीं आपके पास, तो वही मैं कह रहा था कि वही मैं कह रहा था चंद्रभूषण जी अगर ये आंकड़े दे रहे हैं दूसरे के लिए, तो अपने कम से कम गठबंधन की पार्टी को तो बताना चाहिए कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ठीक बात, सही बात कर। राजवीर जी आपका धन्यवाद, चंद्रभूषण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राहुल जी जुड़े थे, कुछ बातें वो अपनी कह के चले गए हैं, लेकिन एक अच्छी चर्चा हुई। थैंक यू, थैंक यू। बिहार का बैटल टफ है, पर सीटों का मोल भाव और शर्तों ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में सिद्धांतों का कोई मोल नहीं होता है। दोनों गठबंधनों में बैटल से पहले रस्साकसी ने बड़े नेताओं के माथे पर बल जरूर डाल दिए हैं। नए विषय के साथ अगले हफ्ते एजेंडा में मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।